हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विद जो। तो इस वीडियो में हम लोग टैक्स कैसे बचाएं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली स्टेप ये है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको पुराना टैक्स रेजिम चाहिए या फिर नया। दोनों के बीच का डिफरेंस ये है कि अभी जो नया टैक्स रेजिम आया है उसमें टैक्स रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम है इन कंपैरिजन टू द ओल्ड टैक्स रेजिम। लेकिन ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको बहुत सारे एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस मिलते थे जिसको यूज़ करके हम काफ़ी हद तक हमारा टैक्स कम कर सकते थे। तो प्रोस एंड कॉन्स दोनों में है, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है वो आपको डिसाइड करना होगा। बट हाई लेवल पे मैं आपको एक थंब रूल बता सकती हूँ कि अगर आपकी सैलरी 8 से 9 लाख तक की है तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम थोड़ी ज़्यादा है तो आप न्यू टैक्स रेजिम चूज़ कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम चूज़ करने से पहले आप एक बार अपने सारे डिडक्शंस रिड्यूस करके देखिए। अगर फिर भी आपका टैक्स अमाउंट लगभग सेम आ रहा है तो आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी हमने ओल्ड टैक्स रेजिम ही ऑप्ट किया है, उसके बेस पर मैं आपको सारे डिडक्शंस जो आपको मिल सकते हैं वो ऑप्शंस आपको मैं बताऊंगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मेरी इनकम 7 लाख है और मैंने टैक्स रेजिम चूज़ किया है पुराना वाला। तो अगर मेरी इनकम है 7 लाख रुपीज़, तो सबसे पहले मेरे फेवरेट तरीके से अपने पैसे बचाएंगे जो कि है स्टैंडर्ड डिडक्शन। हर सैलरीड एम्प्लॉय को सरकार की तरफ से 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो सरकार हमें कहती है जा बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ये 50,000 वो हमें मुफ्त में दे देती है। ये आएगा सेक्शन 16 के तहत। ओके, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम करने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम बचती है 6.5 लाख। ठीक है, फिर हम यूज़ करेंगे सेक्शन 80C का। तो सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिलता है। सो दिस इज सेक्शन 80C। ओके, तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए, जिस पर कि आप 12,500 का टैक्स भरेंगे। ये 12,500 भी आप वापस ले सकते हैं सरकार से अंडर सेक्शन 87A। सो बेसिकली आपका टैक्स ज़ीरो हो गया। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ गए हैं कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए है तो आपको ज़ीरो टैक्स भरना होता है। ओके, सो गुड टिल हियर। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी इनकम सिर्फ 7 लाख तक ही है तभी आप इसको ज़ीरो लेके आ सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि ये 3 जो बेनिफिट्स हैं ये हम सब ले सकते हैं, यानी कि ये सब के लिए पॉसिबल है। इसके अलावा भी बहुत सारे और डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के ऑप्शन हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बट वो हम सब के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो सब के लिए अप्लीकेबल है। ये तो इसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, ये तो हमें सरकार ऐसे ही दे रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इसके लिए आपको कुछ प्रूफ भी देने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेक्शन 80C में आपका EPF है, वो तो हर किसी का कटता ही है, तो आप वो क्लेम कर सकते हो। और इसके अलावा सेक्शन 80C में आपको 9 डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आपका EPF हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना, एंड देन यू हैव यूलिप, एंड देन ELSS म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। तो उन ऑप्शंस में आप इजीली 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। एंड ये भी सबके लिए अप्लीकेबल है, इसके लिए भी आपको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो बेसिकली ये तीनों बहुत ज़्यादा आसान है, हम सब इसको यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले ये एक एग्जाम्पल लिया है। वैसे देखा जाए तो आप 15-16 लाख तक की इनकम पे टैक्स ज़ीरो लेके आ सकते हैं, बट वो एग्जाम्पल्स इतने प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं जस्ट टू प्रूव माई पॉइंट दैट वी कैन reduce our tax to zero up to the income of 16 lakh. I didn't wanted to give you examples which are not practically possible. So this is something which is practically possible and all of us can do. So that is why I took this as an example. हम 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24B विच इज़ लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कि आपने अगर कोई होम लोन ले रखा है तो आप उस पर 2 लाख रुपए तक घटा सकते हैं। तो 7 लाख तो वो ऑलरेडी थे, 2 लाख का और हो गया, तो 9 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो हो गई ना टैक्स फ्री, ज़ीरो टैक्स।
तो इस होम लोन के एग्जाम्पल को मैंने मेरे इनिशियल वाले एग्जाम्पल में इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हम सब के पास होम लोन होना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास तो नहीं है तो मैं इसका बेनिफिट नहीं उठा सकती। तो अगर आपने अपने लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए या बच्चों के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो आप सेक्शन 80D के तहत 25,000 वहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकली ये किस हद तक सक्सेसफुल होगा ये हम पर डिपेंड करता है, क्योंकि हर किसी का प्रीमियम जो है 25,000 तक नहीं होता है। क्योंकि हमको कम प्रीमियम में काफ़ी अच्छे अच्छे प्लान्स मिल रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे टैक्स बचाने के चक्कर में 25,000 का प्रीमियम लेना कितना बढ़िया ऑप्शन है ये मुझे नहीं पता, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपके पूरे 25,000 प्रीमियम से यहाँ कंज्यूम नहीं हो पाते हैं तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है जो हम में से काफ़ी लोग मिस कर देते हैं सेक्शन 80D में, जो कि है फुल हेल्थ चेकअप। अगर आप फुल हेल्थ चेकअप करा रहे हैं तो आप 5,000 रुपये वहाँ पर भी क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका प्रीमियम है 20,000 का एंड 5,000 आप ये यूज़ कर लेते हैं, तो फिर भी आपकी टोटल लिमिट जो है वो कंज्यूम हो गई है। तो आप बस टैक्स बचाने के चक्कर में हायर प्रीमियम वाले इंश्योरेंस मत लीजिएगा। तो सेक्शन 80D की जो लिमिट थी 25,000, ये 50,000 तक एक्सटेंड हो सकती है अगर आप अपने पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस ले तो, प्रोवाइडेड आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये लिमिट जो है 25,000 तक ही रह जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और आप उनके लिए भी एक इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 25,000 तक आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80D में। अगर आप अपनी सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स के लिए ये इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं तो ये लिमिट सिर्फ 25,000 तक ही होती है। अगर आप NPS में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर भी आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 80CCDIP। लेकिन ये 50,000 क्लेम करने के लिए कंडीशन ये है कि आप टियर 1 में ही इन्वेस्ट करें। अगर आप टियर 2 में इन्वेस्ट करेंगे, टियर 2 NPS में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली इफ़ यू इन्वेस्ट इन टियर 1 NPS देन यू कैन क्लेम दिस 50,000। आप 50,000 रुपये और बचा सकते हैं अगर आपने कोई एजुकेशन लोन ले रखा है। सो दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 80E। तो आप और 10,000 रुपये तक बचा सकते हैं आपके सेविंग्स अकाउंट पे आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे अंडर सेक्शन 80TTA। एंड दीज आर सम मोर ऑप्शंस वेयर यू कैन सेव योर टैक्स, जैसे कि आपको HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, आपने कोई होम लोन ले रखा है, आपके बच्चों की स्कूल फीस, लीव ट्रैवल अलाउंस या फिर किसी भी प्रकार का रीएम्बर्समेंट। वैसे ज़्यादातर इस रीएम्बर्समेंट को आपकी सैलरी का हिस्सा ही नहीं माना जाता है, तो ये तो वैसे भी टैक्स फ्री हो ही जाता है। इनके अलावा आप 25,000 रुपये और बचा सकते हैं अगर आप डोनेशंस वगैरह करते हैं। सो दिस फॉल्स अंडर सेक्शन 80G। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप टैक्स बचाने के लिए डोनेशन कीजिए, लेकिन अगर आप डोनेशन करते हैं तो उससे टैक्स ज़रूर बचाइएगा। सो इन ऑप्शंस के अलावा भी और काफ़ी सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस हो सकते हैं। ये कुछ मुझे याद आए तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। मैंने कोई टैक्स सेविंग हैक मिस कर दिया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको आपकी सैलरी के अलावा और कहीं से भी इनकम आती है तो उस पर भी टैक्स तो लगी गई, तो उस टैक्स को हम कैसे बचाएं ये देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I'll see you in my next video. Till then, stay tuned. Bye-bye.